टुडे इज़ 8 जुलाई 2024। आज हम जिन 3 एडिटोरियल्स का रिव्यू करेंगे उनमें नंबर 1 है टैक्सिंग टारगेट्स, नंबर 2 है एंडिंग विजिलेंटिज्म और नंबर 3 है फ्यूडल क्राइम्स। आज का हमारा एजेंडा ये होगा कि हम इन आर्टिकल्स में जो वोकेबलरी है उसको देखेंगे, तमाम आर्टिकल्स की समरी देखेंगे, इनमें करंट अफेयर और पाक अफेयर से रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे हम उनको देखेंगे। तो चलते हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल है अबाउट टैक्सिंग टारगेट्स। तो अगर थीम देखी जाए तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान का बजट आया और बजट में जो एक मेन चीज़ है वो ये है कि हमने जो अपना रेवेन्यू टारगेट है वो 13 ट्रिलियन रखा है। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट है, पहले कभी इतना 13 ट्रिलियन का टारगेट नहीं आया। तो इस टारगेट में जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है वो एफबीआर को जाती है कि इतना बड़ा टारगेट अब उनको अचीव करना पड़ेगा। तो ये एक उसके लिए बहुत बड़ा गोल है उनका। अब जब से ये टारगेट रखा गया है एफबीआर के लिए तो एक बड़ा मैसिव किस्म का ना एफबीआर के अंदर बड़ा एक मसला स्टार्ट हो गया है, ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग स्टार्ट हो गई हैं। क्योंकि अगर आपने इस टारगेट को अचीव करना है तो उसके लिए आपको अपना जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप है उसको बेहतर करना होगा। आपके जो लोग हैं उनको एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वे में काम करना पड़ेगा, फिर ही जाकर ये इतना बड़ा टारगेट जो सा है ये अचीव हो सकता है। तो अब हमारे जो एफबीआर है उसके अंदर दो मेन डिपार्टमेंट्स हैं, एक इनलैंड रेवेन्यू सर्विस होती है और एक पाकिस्तान कस्टम सर्विस होती है। तो जो आईआरएस और पीसीएस वाले हैं जो ऑफिशियल्स हैं, अब उनके अंदर ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग्स इस वजह से स्टार्ट हो गई हैं कि क्योंकि इस साल का हमारा टारगेट बहुत बड़ा है। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो कि इनका 13 ट्रिलियन का टारगेट है, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि एक तो हमारे पास लोग हैं जो टैक्स फाइलर हैं और कुछ वो लोग हैं जो कि अभी टैक्स फाइलर नहीं हैं। टैक्स फाइलर बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं अभी, लेकिन नॉन टैक्स फाइलर्स में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनका डाटा गवर्नमेंट के पास मौजूद है। 4.5 मिलियन अभी ऐसे लोग हैं जो नॉन टैक्स फाइलर हैं और जिनका डाटा गवर्नमेंट के पास मौजूद है। तो अब इनका सबसे पहला टारगेट ये है कि उन नॉन फाइलर्स को किसी तरह टैक्स नेट के अंदर लेके आना। ठीक हो गया। अब अगली बात पे चलते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है वो बड़े सीरियस है इस काम के लिए। वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने सबसे पहला काम ये किया है कि वो क्रैकडाउन करना चाह रहे हैं करप्शन पे। ये चीज़ हम सबको पता है कि एफबीआर के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के टैक्स टारगेट्स ओवर द ईयर्स कभी भी अच्छे तरीके से अचीव नहीं हो सके। हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशो कम होने के पीछे बहुत बड़ा एफबीआर के अंदर करप्शन का हाथ है। तो अगर इसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर आप ठीक करते हैं, इसके अंदर से आप करप्शन को ख़त्म करते हैं, तो आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो अब वो क्या करने लगे हैं, वो मेरिट बेस कल्चर एफबीआर के अंदर लाने लगे हैं। मेरिट बेस कल्चर में क्या होगा, जो लोगों की प्रमोशंस होंगी, जो लोगों की ट्रांसफ़र्स होंगी, वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होंगी। ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का विजन है। उसके बाद वो एक और चीज़ कर रहे हैं कि उन्होंने रिसेंटली दो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भी इन्वॉल्व किया है। किस तरह इन्वॉल्व किया है कि उन्हें टास्क दिया गया है कि आपने आइडेंटिफाई करना है और पिनलाइज करना है। आपने देखना है कि एफबीआर के अंदर वो कौन सी ब्लैक शीप्स हैं जिनकी वजह से काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा और बाद में फिर आपने उनको सज़ा देनी। ठीक हो गया। तो इस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी इन्वॉल्व करके प्रॉपरली टारगेट को मीट करने की कोशिशें की जा रही। ये बात करने के बाद वो आर्टिकल के अंदर एक बात करता है कि जो एफबीआर है ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट नट टू क्रैक है। ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, डिफ़िकल्ट नट टू क्रैक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। कोई काम जो कि मुश्किल होता है उसको कहा जाता है हार्ड नट टू क्रैक और डिफ़िकल्ट नट टू क्रैक। तो जो एफबीआर है वो इस आर्टिकल में यह बताया जा रहा है कि ये हमेशा से एक बड़ा मुश्किल काम रहा है। बड़ी गवर्नमेंट्स आई हैं, बड़ी हुकूमतें आई हैं जिन्होंने कोशिश की है कि हम एफबीआर को ठीक करें, लेकिन ये ठीक नहीं कर पाए। तो अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ की क्या बनता है आगे ना।
उसके बाद आगे आता है एक और इडियम है, ऑल एंड सन्ड्री को यूज़ किया गया है। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है एवरीवन, तो ये भी एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ये सबको पता होना चाहिए, ये अक्सर पेपरों में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इट इज़ क्लियर टू ऑल एंड सन्ड्री दैट पाकिस्तान इकोनॉमिक वायबिलिटी डिपेंड्स ऑन बोर्ड्स एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू। हम सबको पता है कि इस टाइम पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, और इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है कि हम लोगों के जो रेवेन्यूज़ हैं वो बहुत कम है और हमारे एक्सपेंडिचर जो उनसे है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसको ठीक करने का इस टाइम क्या तरीका है, उसका सबसे मेन जो उनसा है वो FBR को क्रेडिट जाता है। अगर FBR अपनी रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा कर देती है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी। तो ये अभी बड़ा ज़रूरी है और बड़ा क्रिटिकल चीज़ है कि FBR क्या करता है इन हालात में। उसके बाद इस आर्टिकल में लास्ट में एक और चीज़ डिस्कस की गई है। अभी क्या हो रहा है कि हुकूमत के लिए ना जनरली जो सैलरीड क्लास होती है ना, जो ये तनख्वाहदार तबका होता है, ये हुकूमत के लिए सबसे इजी होता है कंट्रोल करना। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान की जो सैलरीड क्लास है वो हुकूमत के लिए कंट्रोल करना भी मुश्किल हो गई है, वो भी एक ब्लैक मूड में चली गई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही क्राइसिस है। अब हुकूमत जो सी है वो एक क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी फेस कर रही है। हुकूमत के ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस तो है ही है, उसके साथ इस हुकूमत के ऊपर एक लेजिटिमेसी का भी क्राइसिस है कि आया ये हुकूमत लेजिटिमेट है भी कि नहीं। क्योंकि जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं वो एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है, और उसके बाद ये हुकूमत की लेजिटिमेसी के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। और साथ फिर अब ये दूसरा काम भी ठीक अगर नहीं कर पाते तो ये बड़ा मसला बन जाएगा। तो इस पूरे आर्टिकल में जो बात की गई है वो टैक्सिंग टारगेट्स के बारे में की गई है। इस बजट में टारगेट 13 ट्रिलियन रखा गया, वो तो अब ज़रूरत थी ही थी। अब क्या FBR वो टारगेट अचीव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं वो उसके लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं, किस तरीके से वो करप्शन ख़त्म करना चाह रहे हैं, किस तरीके से वो मेरिट बेस्ड इंडक्शन इन इस डिपार्टमेंट के अंदर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और जो उनका चैलेंज है लेजिटिमेसी का और ये इकॉनमी को सेट करने का, वो इसमें आगे क्या बनेगा। तो यही बातें हैं जो इस आर्टिकल में डिस्कस की गई। उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल की तरफ। आज का हमारा दूसरा आर्टिकल है एंडिंग विजिलेंटिज्म। तो ये पाकिस्तान के करंट सिनेरियो में एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें वो क्या बात करता है? इसमें जो बात हो रही है उस पे जाने से पहले एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ये जो विजिलेंटिज्म है इसका मतलब क्या है। विजिलेंटिज्म का मतलब होता है कि आम आवाम का लॉ इन्फोर्समेंट को अपने हाथ में ले लेना। मतलब अगर दो लोग उठते हैं और वो एक हुकूमत पे यकीन नहीं करते और जो उनका मसला है वो खुद ही हल कर देते हैं, किसी को मारना है या किसी को सज़ा देनी है अगर वो खुद ही दे देते हैं तो वो विजिलेंटिज्म होगा। यहाँ पे ये थोड़ी सी विजिलेंटिज्म की हम हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है लॉ इन्फोर्समेंट अंडरटेकन विदाउट लीगल अथॉरिटी बाय अ सेल्फ अपॉइंटेड ग्रुप। वही बात है कि एक ग्रुप जिसने खुद को ही अपॉइंट किया हुआ है और वो फिर लॉ एंड ऑर्डर भी खुद ही एस्टेब्लिश कर रहा है, तो वो क्या होगा? वो विजिलेंटिज्म होगा। इसकी हिस्टोरिकल एग्जांपल्स हमें मिलती हैं कू क्लक्स क्लैन। ये जो के था, ये अमेरिका में जब ब्लैक लोगों को राइट्स मिलने लगे थे तो उस टाइम जो वाइट पीपल थे उन्होंने ये एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी और वो लोगों को मारने लग गए थे। वहाँ पे फिर ये लिंचिंग क्या होती है? जैसे मशाल खान को मार दिया गया, या जैसे अभी सवात में एक बंदे को मार दिया गया उस पर इल्ज़ाम लगा के। तो ये इसकी हिस्टोरिकल एग्जांपल्स हैं जो पहले होती थी। तो विजिलेंटिज्म का हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर लॉ एंड ऑर्डर को कोई अपने हाथ में लेता है कि हम लोग खुद ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे और खुद ही को अपॉइंट करके ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो विजिलेंटिज्म होता है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि स्टेट इस काम को करे। अब विजिलेंटिज्म के अंदर यहाँ पे भी इस आर्टिकल में भी बताया गया है कि जो मॉब अटैक्स होते हैं या लिंचिंग्स होती हैं। मॉब क्या होता है? कोई भी क्राउड जब अचानक से वायलेंट हो जाता है ना, क्राउड होता है लोगों का आपस में मिलना, लोग आपस में मिले। अब कोई बंदा है जो कि क्राउड को लीड कर रहा है, सारे लोगों के इमोशंस उस बंदे से अटैच हैं। अचानक एक ऐसा टाइम आता है कि वो जो उनसा क्राउड होता है वो वायलेंट हो जाता है, तो वो मॉब होगा। और वो फिर उसके बाद अगर किसी को मार देता है तो उस चीज़ को लिंचिंग कहेंगे हम। ये लिंचिंग्स और ये मॉब्स ये क्यों मारते हैं लोगों को? पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में अगर बात की जाए तो एक तो डूबियस र्यूमर्स होती हैं
ड्यूबियस रूमर से मुराद है कि झूठ मूठ की बातें ऐसी फैल जाती हैं किसी बंदे के ख़िलाफ़ जो कि कुछ लोगों के इमोशंस को वो करती हैं और वो फिर उसे मार देते हैं। या ब्लास्फेमी की एलिगेशंस जो उनसे हैं, ये पाकिस्तान में एक बड़ी कॉमन चीज़ है। कोई भी बंदा जो उनसे वो दूसरे पे ब्लास्फेमी की अगर एलिगेशन लगा देता है तो लोग इतने इमोशनल हो जाएंगे कि वो उस चीज़ को वेरीफाई भी शायद ना करें। तो पाकिस्तान में इस तरीके से ये काम होता है। तो अभी क्या है पाकिस्तान में, उसने आर्टिकल में लिखा, उसने लिखा कि अ रेन ऑफ अनार्की। यहाँ अनार्की का पता होना चाहिए, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, लॉलेसनेस। अनार्की होती है कि कोई भी सेंट्रल पावर जो सी है या सेंट्रल अथॉरिटी एक जगह को कंट्रोल नहीं कर रही, वहाँ पे लॉलेसनेस है। जैसे अब पाकिस्तान में अगर लिंचिंग हो जाती है अचानक से तो उसे हम एनार्की कहेंगे। एनार्की क्यों कहेंगे? होना तो ये चाहिए था कि एक बंदे ने गलत काम किया तो पुलिस उसको पकड़े, फिर उसके बाद जो हमारी जुडिशरी है वो उसके ऊपर प्रॉपर केस करे, उस पर फिर इल्ज़ाम लगे, फिर उसको उसकी सज़ा मिले। ये होगी लॉ, रूल ऑफ लॉ ये होगा। एनार्की क्या होगी कि कोई लॉ नहीं है, किसी बंदे ने कोई मसला किया आप उसे खुद ही पकड़ के मार फेंको, ये एनार्की होगी। तो इससे रिलेटेड जो हमारी पंजाब की चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिसेंटली इंटरेक्शन किया रिलीजियस क्लरिक्स के साथ, जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं उनके साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया है और इस बारे में बात की है। और उन्होंने ये कहा है कि मोस्टली ये जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये जो इनमें लोगों के अपने पर्सनल रीजंस होते हैं और लोग अपने पर्सनल रीज़न, पर्सनल दुश्मनियों के लिए दूसरे बंदे पे ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाते हैं और उसको मार देते हैं। तो अब मरीम नवाज़ ने क्या किया, मरीम नवाज़ ने प्रॉमिस किया है कि मैं क्रैक डाउन करूँगी और इस चीज़ को ख़त्म करूँगी, ये बात की गई है। अब जो क्रैक डाउन के प्रोमिस हैं इस मसले से रिलेटेड, वो तो पाकिस्तान में स्टार्ट से ही होते आ रहे हैं। मेन बात यह है कि आया ये चीज़ हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। तो इस आर्टिकल के एंड में जो एडिटर है वो एक वे आउट देता है। वो वे आउट क्या देता है? वो वे आउट ये देता है कि आप नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करें। नेशनल एक्शन प्लान 2014 में जब वाक़या हुआ था पेशावर में, जो एपीएस का हादसा हुआ था, उसके बाद 2015 में नेशनल एक्शन प्लान आया था जो कि बड़ा ही कम्प्रीहेंसिव किस्म का और जिसके 20 पॉइंट थे और उसे इम्प्लीमेंट करने में वो एक लॉन्ग टर्म प्लान था जिसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। पूरा प्लान तो अभी नहीं डिस्कस कर सकते। अब उसकी एक शिक ये थी कि पाकिस्तान में जितने भी मदरसे हैं, जितनी भी रिलीजियस सेमिनरीज़ हैं, आप उनको गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज करेंगे। वो पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेंगे फिर वर्क करेंगी। पूरा पाकिस्तान तो क्या, इस्लामाबाद के अंदर भी सारे रिलीजियस मिशनरीज जो उनसी है, जो ये मदरसाज थे, उनको रजिस्टर नहीं किया गया। तो ये एक पॉइंट था, उस पर भी अभी तक काम नहीं हो सका। तो अगर आपने इस चीज़ को ख़त्म करना है तो आपको नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ आती है डी रेडिकलाइजेशन में टेक ईयर्स इफ नॉट डेकेड्स। अगर साल लगेंगे इसमें, ये कोई छोटा काम नहीं है। इसमें ये नहीं है कि आप आज आके कोई बात कर देते हैं और ये हो जाएगा, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। थर्ड चीज़ है टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दोज हु इन्वॉल्व इन मेकिंग फॉल्स एलिगेशंस। जो लोग फॉल्स एलिगेशन लगाते हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ेगा। देखें, एक सिंपल सी बात है, आपको कोई पॉलिटिकल मसला होता है ना, और उससे रिलेटेड कोई पार्टी के लोग अगर एहतजाज करते हैं तो आप उनमें से एक एक बंदे की तस्वीर भी निकाल सकते हैं और उसके बाद उनके साथ ऐसा काम करते हैं कि नेक्स्ट टाइम उस पार्टी के लिए कोई बंदा निकले भी ना। जहां आपकी विल होती है वहां आप ये कर सकते हैं। ये जो इतना बड़ा इशू है, इसमें आप जिसने फॉल्स एलिगेशन लगा के बंदों को मारा है उन्हें नहीं पकड़ सकते क्या? अगर इसे ख़त्म करना है तो आपको उन लोगों को पकड़ना पड़ेगा जिन्होंने फॉल्स एलिगेशंस लगाई थी। जब एक बार ये प्रेसिडेंट सेट होगा उसके बाद नेक्स्ट टाइम कोई जुर्रत नहीं करेगा। उस टाइम लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे एनार्की नहीं, यहाँ पे बल्कि रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है। तो लास्ट चीज़ इसका वे आउट भी यही है कि आपको रूल ऑफ लॉ की तरफ जाना पड़ेगा, फिर ही ये मसला हल हो सकता है। तो ये हमारा आर्टिकल था जिसमें विजिलेंटिज्म को डिस्कस किया गया। अब आगे चलते हैं आज के तीसरे और आखिरी आर्टिकल की तरफ। इस आर्टिकल में फ्यूडल क्राइम्स के बारे में बात की गई है। देखते हैं इसमें क्या बात की गई है। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फ्यूडल सिस्टम बेसिकली क्या होता है। जो ज़मींदार होते हैं
यूरोप में उनके पास एक बड़ी पावर्स होती थी, जो किंग होता था उसके नीचे फ्यूडल लॉर्ड्स आते थे। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी देखा जाए तो पाकिस्तान में जो बड़े ज़मींदार हैं उनकी आगे पॉलिटिक्स के अंदर भी मोस्टली उन्हीं के ही लोग होते हैं, और जो भी लॉ मेकिंग होती है और जो सारा कुछ होता है वो उन्हीं के थ्रू होता है। तो इसीलिए इस आर्टिकल में वो बात करता है फ्यूडल इम्प्यूनिटी की। इम्प्यूनिटी कहते हैं कि किसी बंदे पे कोई रोक ठोक ना हो और उसे फुल पावर दे दी जाए कि भाई आप अपनी मर्ज़ी से करो, आप पे कोई लॉ नहीं लगता, आपकी मर्ज़ी है। तो पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में फ्यूडल इम्प्यूनिटी होती है। वो क्या करते हैं, जो आम लोग होते हैं, अब एक गांव है उसके अंदर एक फ्यूडल लॉर्ड है, वो आम लोगों को हरास भी कर सकता है, वो उनकी एक्सप्लॉयटेशन भी कर सकता है और उसे पूछने वाला भी कोई नहीं है। तो ये चीज़ बड़ी कॉमन है। अब इसी चीज़ के पर्सपेक्टिव में रिसेंटली एक एहतजाज हुआ है। एहतजाज किसने किया है? पाकिस्तान फ़िशर फोरम ने। ये एक फोरम है जो कि सिंध में कराची वाली साइड पर बना हुआ है, और ये जो फ़िशरमैन होते हैं उनके लिए जो उनके जो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, जो उनके कल्चरल राइट्स हैं, उनके लिए ये एक फोरम बनाया गया है कि ये उनके साथ अगर कोई मसला हो रहा है तो उनके लिए आवाज़ उठाई जाए। तो अब अभी जो प्रोटेस्ट किया है इन्होंने, उसमें बेसिकली अनलॉफुल ऑक्यूपेशन ऑफ लेक्स मेन इशू था। जो लेक्स हैं उनके अंदर जो फिशरमैन होते हैं इनका रोज़गार ही यही होता है। तो फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते हैं कि वो इन लेक्स पे भी कब्ज़ा कर देते हैं। अब जब वो इन लेक्स पे कब्ज़ा करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो आम बंदे से उनके फ़िशिंग राइट्स भी छीन लेते हैं। उसके बाद अगर वो ना रुके तो वो उनको डराते हैं इस चीज़ से कि हम तुम्हारे ऊपर केस चलाएंगे, हम तुम्हारी बोट्स भी ले लेंगे और हम तुम्हारे नेट्स भी ले लेंगे। मतलब एक जो फिशरमैन है उसका तो सब कुछ यही होता है, अगर आप ये सब ले लेंगे तो उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद। तो इस तरीके से जो फ्यूडल होते हैं, जो फ्यूडल क्लैन्स हैं, वो इन पे जुल्म कर रही हैं। उनके पास सोशल पावर भी है, उनके पास पॉलिटिकल पावर भी है। जितने भी पॉलिटिशियन हैं आगे, वो उन्हीं में से हैं, वो फ्यूडल लॉर्ड्स में से हैं। वो क्या करते हैं, वो कोई भी ऐसी पॉलिसी फार्मूलेट ही नहीं होने देते जो कि फिशरमैन के हक में हो। इस तरह क्या होता है, अब उसने एक बड़ी प्यारी बात रखी थी, वाइल द एलीट रेक्स इन मिलियन, फिशरमैन एंड देयर किन आर लेफ्ट टू वेस्ट विद हंगर। जो एलीट है वो अयाशी करते हैं, और जो फिशरमैन और जो गरीब लोग हैं वो भूख से मरते हैं। वो ये बात कर रहा है फ्यूडल कल्चर के अंदर ये हो रहा है। उसमें उसने वो प्रोटेस्ट बताई है जो अभी फिशरमैन फोरम ने की है। एंड में इस आर्टिकल के एंड में उसने फिर एक होप के बारे में बताया है कि हम इस टाइम किस चीज़ से एक होप रख सकते हैं। हम इस चीज़ से होप रख सकते हैं कि जो NGOs हैं वो पार्ट बनेंगी उनकी आवाज़ उठाने में। जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिविल सोसाइटी है, वो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करेगी, और इस चीज़ के थ्रू एक प्रेशर बिल्ड किया जाएगा इंटरनेशनल राइट्स बॉडीज़ पे कि वो इस मैटर को पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ रेस करें, और इस तरीके से जो फिशरमैन है उनके राइट्स जो उनसे हैं वो सिक्योर हो सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल था फ्यूडल क्राइम से रिलेटेड। बाकी आज के जो हमारे 3 एडिटोरियल है वो कंप्लीट हो गए हैं। कल इंशाल्लाह कल के 3 नए एडिटोरियल्स के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।